हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग iaspcssimplified सिंप्लीफाइड। और करंट घटना चक्र की जो दृष्टि बुक आती है ना, उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। एक एक करके वन बाई वन बिट करेंगे। सबसे पहले जो मैं प्लान किया हूँ कराने का, वो आपको स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स कराऊंगा नेशनल इंडियन गवर्नमेंट की, ठीक है ना। उसके साथ ही मैं आपको ये बता दूँ, ये एकदम रिसेंट एडिशन वाला घटना चक्र है, करंट अफेयर वाली मैगजीन। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया में, यूपीपीसीएस जो कि बहुत नज़दीक है उसके लिए, या फिर बीपीएससी या MPPCS या हरियाणा PCS, सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। साथ में ही आप UPSC दे रहे हो तो भी इसको सुन सकते हो। और ये जो नई वाली रिसेंट एडिशन है ना, वो आपको अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 15 तक है, 2022-2023 की एडिशन वाली है, एकदम रिसेंट एडिशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इंडियन स्कीम को देखेंगे, इनिशिएटिव्स को देखेंगे, एक वन बाई वन आराम से स्टार्ट करते हैं हमारा नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव वाले सेगमेंट को। इसको ही अभी हम लोग करेंगे, धीरे धीरे करके पूरी बुक की सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला जो स्कीम्स है नेशनल स्कीम के अंदर, वो है आपको सागर मंथन स्कीम। उसको समझते हैं। मार्च 23, 2023 को यूनियन मिनिस्टर जो हैं किस चीज़ के, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के, जो आयुष श्री सर्वानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड को। किस मिनिस्ट्री के अंदर? MO मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। और इसका जो टाइटल है वो है सागर मंथन। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें जितने भी इंटीग्रेटेड डाटा होंगे मिनिस्ट्री से रिलेटेड और उसकी जो सब्सिडियरीज होंगी उससे रिलेटेड, इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको। सब्सिडियरीज कहने का मेरा मतलब ये होता है वैसी कंपनियां जो हेल्प करेंगी मेन पेरेंट कंपनी को उनके बहुत सारे चीज़ों में। जैसे मान लीजिए कोई एक शिप है, ठीक है, उस शिप को बनाने के लिए कंप्लीट जो मुझे जितने मटेरियल्स चाहिए, वो हो सकता है उस शिप की जो मटेरियल होगी, उसकी जो क्रोबार या फिर हैंडल समझ लीजिए, वो किसी एक अलग डेफिनेट कंपनी में बन के आ रही है। असेंबलिंग उसका होता है मेन सेगमेंट में। तो जहाँ से ये बन के आ रही है, जैसे मान लीजिए किसी शिप के लिए GPS होगी, वो उसकी पूरी सेटअप आपको किसी और कंपनी से, पेरेंट सब्सिडियरी कंपनी से आ रही है, एक हेल्पिंग कंपनीज होती है, वो मदद करेगी उसको। तो इस तरीके से जो भी होगा उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मिलेगा, और वो प्लेटफॉर्म है सागर मंथन। अगर हम लोग बात करें तो सागर मंथन डैशबोर्ड की आखिर फीचर क्या होगा, जो फीचर्स होगा सागर मंथन डैशबोर्ड का, उसमें सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है डाटा विजुअलाइजेशन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, डाटा इजीली विजुअलाइज्ड होगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होगा, लैग नहीं होगा डाटा टाइमिंग में। जैसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन हमको 6:30 में अगर मुझे सेंड करना है, और तो सेंडर एंड होगा, SX मान लीजिए सेंडर एंड, और RX मान लीजिए रिसीवर एंड। तो 6:30 में सेंड हो रहा है, यहाँ मान लीजिए 6:30 में पहुँचा, मान लो 6:31 में, तो 1 मिनट का लैग है। अगर इन्फॉर्मेशन में लैग ज़्यादा होता है तो रिसीवर एंड और सेंडर एंड में कम्युनिकेशन गैप होता है। अगर कम्युनिकेशन गैप ज़्यादा बढ़ता है तो इन्फॉर्मेशन की जो ज़रूरी होती है वो लेट से पहुंचता है, और ये डिले बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करता है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम लोग बात करें पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के केस में। तो ये था हमारा सागर मंथन, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड स्कीम पे, नमामि गंगे इनिशिएटिव। बहुत काफ़ी पॉपुलर इनिशिएटिव है, हम लोग बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं, इसके बारे में जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूनाइटेड नेशन ने उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया है, अभी ये हाल ही न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो बॉडी है, उन्होंने नमामि गंगे इनिशिएटिव को रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये जो नमामि गंगे इनिशिएटिव है वो रियल में रेजुवनेशन का काम अच्छा कर रहा है, जो इंडिया की सेक्रेट रिवर है, रिवर गंगा। और साथ में ही पूरे दुनिया में टॉप 10 में रेस्टोरेशन फ्लैगशिप एंड रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड को ये एक तरीके से प्रमाणित कर रहा है। मतलब मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि जो नमामि गंगे इनिशिएटिव था वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और वर्ल्ड के टॉप 10 में ही अपना जगह बना रहा है। तो यूनाइटेड नेशन ने अब इसको अवार्ड कब दिया गया? अवार्डेड ऑन दिसंबर 14, 2022। ये दिया गया वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे के दिन। किसके द्वारा अवार्ड दिया गया? आपको पता है, ये अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। साथ में ही नमामि गंगे इनिशिएटिव को ये अवार्ड जो मिला है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और ये इनिशिएटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप स्टार्ट कर लीजिए। और बेसिकली ये जो अवार्ड दिया उसको किस चीज़ के लिए मिला? टू रेजुवनेट इंडिया सेक्रेट रिवर गंगा। अब देखिए,
इसको जो अवार्ड मिला है वो वन ऑफ द टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड। देखिए फ्लैगशिप स्कीम कोई भी क्या होता है, फ्लैगशिप स्कीम कहने का मतलब वो क्या होता है कि कोई एक ऐसा स्कीम जो कि यूनिक स्कीम है और स्टार्ट किया गया है जो ओरिजिन है वहाँ से। तो इंडिया नमामि गंगे इनिशिएटिव में काफ़ी अच्छा काम किया है, इसीलिए इसको यूएन ने अवार्ड दिया है। चलिए अब देखिए इसको अवार्ड कहाँ दिया गया। इसको अवार्ड दिया गया 15th जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP COP15 जो हो रहा था वहाँ पे दिया गया। कहाँ पे? कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी CVD मॉन्ट्रियल कनाडा में दिया गया। याद रखिएगा COP15 मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में तो यह एक आपको इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है, एक तरीके से फ्लैगशिप प्रोग्राम है। किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जून 2014 में इसको इनिशिएट किया गया था। इसकी जो बजट आउटले है टोटल ₹20,000 करोड़ है। ये अप्रॉक्स है, लगभग 22,500 करोड़ के आसपास है ये। ऑन एन एवरेज 20,000 करोड़ आप याद रख सकते हैं। इसका जो बेसिक एम है वो एकम्प्लिश करना है। 2 ऑब्जेक्टिव है, ट्विन ऑब्जेक्टिव है कॉमन ऑब्जेक्टिव से, जैसे इफेक्टिव एबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रेजुवनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। बेसिकली पॉल्यूशन का ड्रॉप डाउन करना है रिवर गंगा से एंड रेजुवनेट करना है, फिर से उसको नया बनाना है, फिर से उसको प्योर बनाना है नेशनल रिवर गंगा को। तो ये था हमारा नमामि गंगा इनिशिएटिव, अभी हाल ही न्यूज़ में था, यूएन के द्वारा अवार्ड दिया गया, इसलिए इसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं NTPC ने स्टार्ट किया है इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन। ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन, देखिए क्या होता है ना, जो प्योर पेट्रोल हुआ या डीजल हुआ, अगर उसको हम लोग डायरेक्टली फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं ना तो उससे क्या होता है ना, उसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी होता है, पॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर होता है। CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैस का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग उसमें कुछ ब्लेंडिंग करते हैं ना, कुछ ब्लेंडिंग करेंगे, जैसे हाइड्रोजन ब्लेंड करेंगे, तो एक तरीके से नेचुरल फॉर्म ऑफ ब्लेंडिंग है ये। इससे क्या इफेक्ट पड़ता है? इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये पड़ेगा कि पॉल्यूशन को के फैक्टर को हम लोग थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ठीक है। जो हमारा NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन्होंने स्टेट ओन पावर जनरेटर को कमीशन किया है कंट्री के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट में, सूरत गुजरात में। अगर हम लोग बात करें इंडिया के फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन में, तो ये स्टार्ट किया गया आपको जनवरी 4, 2023 को। यह जो प्रोजेक्ट है वो एक जॉइंट एफर्ट है, मिला जुला एफर्ट है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड गुजरात गैस लिमिटेड GGL का। याद रखिएगा, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एंड गुजरात गैस लिमिटेड GGL का। अगर हम लोग बात करें फाउंडेशन स्टोन जो कि लेड किया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 30 जुलाई 2022 को। हालांकि इतने प्रिसाइज डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हाँ इनिशिएटिव्स आपको कुछ याद रखनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ इनिशिएट हुआ, कब से, कहाँ से, कैसे चल रहा है, आपको याद रहना चाहिए। सूरत कैसे गुजरात इन्वॉल्व है, कैसे NTPC इन्वॉल्व है, ये भी याद होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो कवाश जो कि सूरत में है, इसको बनाया जा रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग पावर फ्रॉम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड 1 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो देखिए हाइड्रोजन अगर हमको बनाना है तो इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से बनाएंगे, H2O को ब्रेक करेंगे, ठीक है। आपको पता है H2O जो है H2 प्लस अगर मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया O2, तो H2O, ठीक है। तो एक सिंगल फ्री ऑक्सीजन आपको मिल जाएगा अगर आप H2O को ब्रेक करोगे तो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में मिल जाएगा हमको, इसको हम लोग ब्लेंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो आप समझिए जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो कवाश सूरत में बनाया जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जा रहा है वाटर का, ठीक है, यूजिंग पावर फॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। किससे बनाया जा रहा है? तो एक फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सूरत में 1 मेगावाट का, उसको इसकी मदद ली जा रही है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहने का ये मतलब हुआ, सोलर पावर जो प्रोजेक्ट होता है उसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, PV सेल को यूज़ करते हैं, फोटो वोल्टेइक सेल को, और फिर यहाँ पे फ्लोटिंग कहने का ये मतलब हुआ किसी रिवर बेड पे, किसी रिवर बॉडी पे, किसी पॉन्ड पे, किसी लेक पे हम लोग उसको फ्लोट कर देते हैं। इससे क्या होता है, 2 फ़ायदा है। एक तो पहला फ़ायदा आपको ये मिल जाएगा, स्पेस का इफेक्टिवनेस यूज हो जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि पॉन्ड और लेक पे इवोपोरेशन की रेट कम हो जाती है और पानी उसमें रहता है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। अगर हम लोग बात करें तो ये जो हाइड्रोजन ब्लेंडिंग हो रहा है ना, ये इससे पहले भी यूज़ किया गया है। कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे जो इसको ऑलरेडी यूज कर चुकी हैं, जैसे UK, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के बारे में। NTPC जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी विथ एन इंस्टॉल कैपेसिटी
पावर यूटिलिटी एक एम्बिट है। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी अगर हम बात करें तो 71,594 मेगावाट इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। ठीक है, हम लोग ये सारी जो बात कर रहे हैं वो जॉइंट वेंचर्स को मिला के बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक जनरेटर सोर्स है। ठीक है, जनरेटर सोर्स है, यहाँ मान लीजिए ट्रांसफार्मर है और डिफरेंट जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपनी इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, कुछ ऐसे भी बीच में सपोर्ट सिस्टम होते हैं, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा पावर प्लांट हुआ, वो भी इसको सप्लाई कर दिया। कभी मान लीजिए एक बैकअप जनरेटर भी लगा है, वो भी सप्लाई कर दे रहा है कभी कभी ब्लैकआउट के डेज में। मान लीजिए इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं तो ये भी कर दे रहा है। तो ये सब जॉइंट वेंचर्स होंगे या फिर कुछ अलग से कंपनीज होंगी जो इनमें इसको सपोर्ट करती हैं, वो भी हो सकती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप में टेक्निकलिटी में हमें जाना नहीं है, ऑल्दो आई कैन गो इन वेरी डीप बट दैट्स नॉट नीडेड फॉर अस। अब हम लोग बात करते हैं, तो कंपनी क्या प्लान कर रही है, 130 गीगावाट की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो बनेगी 2032 तक। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में, इतना ही जानना है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड एनटीपीसी स्टार्ट किया है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन। अब हम लोग बात करते हैं स्मार्ट प्रोग्राम के बारे में। इसको लॉन्च किया गया है जनवरी 2 2023 को। लॉन्च स्मार्ट कहने का मतलब स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च से रिलेटेड है। एग्जाम में अगर आपको ये भी क्लिक कर गया ना, आपका काम हो गया। आप समझिए, कीवर्ड क्लिक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको ये भी क्लिक कर जा रहा है तो काम हो जाएगा। तो हम लोग अगर बात करते हैं स्मार्ट स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशन प्रोग्राम के बारे में, ये लॉन्च किया गया है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM के द्वारा, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के द्वारा। और इसमें जो और सपोर्टिव काउंसिल्स हैं वो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, जिसको CCRAS कहते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आता है। क्लियर है? चलिए अब देखिए हम लोग और थोड़ा सा जान लेते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है स्मार्ट मिशन का, तो ऑब्जेक्टिव है, तो ये इसका मेन एम है, बूस्ट करेगा साइंटिफिक रिसर्च को। बेसिक इसकी प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ केयर रिसर्च पे है, लेकिन हेल्थ केयर रिसर्च को प्रायोरिटी बाय बढ़ावा देगा, लेकिन बाय यूजिंग द आयुर्वेदा टेक्निक्स, आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स को यूज़ करके। अगर हम लोग बात करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का फॉर्मेशन हुआ था 9 नवंबर 2014 को। 9 नवंबर अगर आपको याद ना भी हो तो 2014 आपको याद होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। ठीक है, अब हम लोग एक और चलते हैं। 5 करोड़ सिटीजन्स को ने सब्सक्राइब किया है अटल पेंशन योजना, किसके तहत, तो PFRDA के तहत। ठीक है, तो 5 करोड़ सिटीजन ने सब्सक्राइब किया है अटल पेंशन योजना को, काफ़ी ज़्यादा। एक तो आयुष योजना हो गया या फिर अटल पेंशन योजना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस योजना के तहत क्या क्या हो रहा है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ हम लोग समझिए, PFRDA को कहते हैं द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो रिसेंटली अटल पेंशन योजना जो है एक फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी स्कीम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसने क्रॉस किया है 5 करोड़ इनरोलमेंट्स, मतलब 5 करोड़ लोग अब इसमें इसके एम्बिट में इनरोल्ड हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें अटल पेंशन योजना के बारे में, तो इसको लॉन्च किया गया मई 9 2015 को। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थी, ये प्रोवाइड करती है ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी टू ऑल सिटीजन्स, पर्टिकुलरली टू द पीपल वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो वैसे पीपल है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी, ऐसा कोई एक टर्म होता है ना जिसमें हमें ये पता नहीं है कि हमारे अगले दिन का काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, तो बेसिकली इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको PFRDA भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो अब देखिए जो आर्किटेक्चर है, जो मेन आर्किटेक्चर है इस किसके थ्रू, तो NPS के थ्रू इसको यूज़ किया जाएगा। Under the APY अटल पेंशन योजना there is a guaranteed minimum monthly pension for the subscriber ranging between ₹1000 and ₹5000 per month from the age of 60 ईयर। देखिए एग्जाम में क्या है ना, EPFO का अगर प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा ना तो आपको एक चीज़ दिख जाएगा। अटल पेंशन योजना का एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें पूछा गया है कितने साल के लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ईयर याद रखना है। और इसमें प्राइस मनी क्या है, तो जो सब्सक्राइबर होंगे अटल पेंशन योजना के, उनको कहाँ कब कितने तक उनको मिल सकती है, तो 1000 रुपये से लेके 5000 पर मंथ उनको मिल सकती है। ठीक है, साथ में ही जो एज होगी उनकी 60 ईयर के बाद ही उनको ये चीज़ फ़ायदे मिलेगी। अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑल्सो को कॉन्ट्रीब्यूट 50% ऑफ द सब्सक्राइबर्स कॉन्ट्रीब्यूशन और ₹1000 पर एनम वेन एवर विच एवर इज़ लोअर। ठीक है, तो ये आपको समझना था अटल पेंशन योजना के बारे में। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है और अभी
5 करोड़ सिटीजन्स ने इसको इनरोल किया है, तो ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। देखिए हाइड्रोजन जो है ना, वो अब जैसे कहते हैं ना डाटा इज़ द न्यू ऑयल, उसी तरीके से आप समझिए कि वैसी चीज़ें जो कैसे भी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करे एटमॉस्फेयर में, वो अब चलने वाली है हमारे कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में। क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो उसका थ्रेट तो सबको फील हो रहा है। तो अगर हम लोग बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो सबसे पहले समझिए इंडिया ने डिक्लेयर किया है अपना गोल कि वो नेट जीरो इमिशन करेगा 2070 तक। अब रही बात नेट जीरो इमिशन, तो आप कहोगे कि अरे नेट जीरो इमिशन कहने का मतलब वो क्या कंप्लीट जीरो कर लेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है, मान लीजिए नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए एक्स अमाउंट ऑफ CO2 अगर वो एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है, ठीक है, तो सेम इफेक्टिव का देखिए एक टर्म होता है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब क्या है, जो भी CO2 रिलीज होगा एटमॉस्फेयर, उसको डी न्यूट्रलाइज करने के लिए, डिफिक्सेट करने के लिए कहीं भी किसी भी कंट्री में वो या फिर अपने ही कंट्री में प्लांटिंग करेगा, फॉरेस्टेशन करेगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें लगाएगा जिससे क्या होगा, CO2 सिक्वेस्ट्रेट कर जाएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो जो इमिशन होता है जीरो इमिशन, वो उसका कहने का ये मतलब नहीं होता कि हम कंप्लीट जीरो कर देंगे, नहीं, हम कंप्लीट जीरो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा जो इमिशंस है वो काउंटर बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करें, तो बेसिकली इंडिया ने डिक्लेयर किया है गोल कि नेट जीरो इमिशन करेगा 2070 तक। एनर्जी यूज हैज़ डबल्ड इन द लास्ट 20 ईयर एंड इज लाइकली टू ग्रो बाय द लिस्ट अबाउट 25% बाय 2030। तो देखिए ये तो सबको पता है कि जैसे अब इंडिया काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो लास्ट 20 ईयर में जो है ना वो डबल हो गया है, और ये भी माना जा रहा है कि 25% और बढ़ जाएगा 2030 तक। अगर हम लोग बात करें तो इंडिया जो है वो करेंटली इंपोर्ट करता है लगभग 40% का अपने प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट का, जो कि है लगभग $90 बिलियन एवरी ईयर। मतलब समझिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट कहने का ये मतलब हुआ इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है एनर्जी का यूज़ होता है, हॉस्पिटल्स हो गए, हमारा हाउस होल्ड हो गया, तो उसमें लगभग 40% जो है ना वो प्राइमरी एनर्जी रिक्वायरमेंट को एनर्जी इंडिया जो है ना वो इम्पोर्ट करता है, बाहर से लेता है। इसमें वो लगभग $90 बिलियन को हर साल वो पे करता है। तो आप समझिए अगर इंडिया डिपेंडेंसी हटा दे, आत्मनिर्भर बन जाए इस चीज़ में, तो कितना ज़्यादा फायदा होगा, 90 बिलियन हर साल बचेगा ना हमारा। इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनियन कैबिनेट चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उन्होंने अप्रूव किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM, जिसको नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कहते हैं। अगर हम लोग बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो इसको अप्रूव किया गया जनवरी 4, 2023 को। अप्रूव किया गया, जो मिनिस्ट्री की थी, जो कैबिनेट था वो यूनियन कैबिनेट, चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा में। अगर हम लोग बात करें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में, तो ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आता है, ठीक है। चलिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यह फॉर्मुलेट करेगा स्कीम्स को, गाइडलाइंस को, और साथ में इस बात का ख्याल रखेगा कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को, जो कंपोनेंट्स इस चीज़ को लेके आएगा ग्रीन हाइड्रोजन कंसेप्ट को, ठीक है ना। अब हम लोग इसके कुछ की हाइलाइट्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो मिशन है वो प्रपोज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड इन अ फेज्ड मैनर। बिल्कुल, ये तो कोई ऐसा नहीं है कि स्पाइक की तरह होगा, इसके लिए आपको स्लगिश एफर्ट लगाना पड़ेगा, स्लोली मूव करना पड़ेगा। तो फेज्ड मैनर में इसको हम लोग रखेंगे। फोकस जो हमारा होगा इनिशियली वो डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन पे होगा। जो इनिशियल डेवलपमेंट होगा वो ग्रीन हाइड्रोजन की बात होगी। डिफरेंट सेक्टर्स में, जहाँ पे इन सेक्टर्स जो कि ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन का, वो इवॉल्व करेगी इकोसिस्टम पे और R&D पे काम होगा, रेगुलेशंस लाए जाएंगे, कुछ ना कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स इशू किया जाएगा। फेज 1 जो रखा गया है, हालांकि देखिए चीज़ों को एक बार आप काउंटर बैलेंस जान लीजिएगा ना, फिर आपको बहुत ज़्यादा डीप में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा समझ लेते हैं। फेज़ 1 जो है 2022 से 23 से लेकर के 2025-26 तक रखा गया है। फेज़ 2 जो है वो 26-27 से स्टार्ट होगा, 29 तक चलेगा। अगर हम लोग इनिशियल आउटले की बात करें, मिशन में लगभग 19,744 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है। इनिशियल आउटले है ये। एक तरीके आउटले कहने का मतलब क्या होता है, एक प्रीफर्ड, एक हम लोग डाटा जानने की कोशिश करते हैं कि कितना खर्च हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा। अगर हम लोग बात करें इसी में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर, तो मिशन के सब कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे। एक है साइट प्रोग्राम, यह जो है ना एक स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन है ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के लिए। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन को ही साइट कहते हैं, साइट प्रोग्राम। इसमें 2 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैकेनिज्म को लाया गया है, जिसमें टारगेट किया जाएगा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स वो जिससे हाइड्रोलिसिस होगा, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा, और इसके अंदर में ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोवाइड किया जाएगा इस मिशन के तहत। फिर सेकंड होगा आपको पायलट प्रोजेक्ट्स।
ठीक है। यह मिशन जो होगा वो सपोर्ट करेगा पायलट प्रोजेक्ट्स को इमर्जिंग एंड टू एंड सेक्टर्स में, और साथ साथ में प्रोडक्शन के पाथवेज को बताएगा कि इस तरीके से आपको प्रोड्यूस करना है। हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। साथ साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी एडेड होंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो R&D जैसे स्ट्रैटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप्स को सिप कहते हैं, उसको भी फैसिलिटेट किया जाएगा यहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो एक कोऑर्डिनेटेड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाएगा, जो कि इस मिशन के तहत ही किया जाएगा। अब हम लोग एक चीज़ समझते हैं ना कि इस मिशन से हमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या मिलने वाले हैं। तो बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम से कम 5 मिलियन मेट्रिक टन लाना है पर साल पर एनम, विद एन एसोसिएट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ लगभग 125 गीगावाट। तो ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी 5 मिलियन मेट्रिक टन रहेगा। उसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होंगे, जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, ठीक है, थर्मल हो गया, हाइडल हो गया। तो उसको एडिशनली ऐड करना है। एडिशनल ऐड करने का क्या मतलब होता है कि हाइब्रिड सिस्टम को डेवलप करना है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा 125 गीगावाट का लगभग 2000 हमारे कंट्री में 2030 तक। अब हम लोग एक कंसेप्ट को समझते हैं, ग्रे ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन किसको कहते हैं ये समझते हैं, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन जो है वो लाइटेस्ट है और बहुत ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है हमारे यूनिवर्स में, बहुत ज़्यादा मिलता है। अगर हम लोग बात कर ले, यह रेयरली फाउंड किया जाता है नेचर में in its elemental form and must always be extracted from other hydrogen containing compounds। तो इसको अगर एलिमेंटल फॉर्म में हम खोजेंगे तो बहुत रेयर मिलता है, ये आपको किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। अगर हम लोग बात करें उसके नेचर के अकॉर्डिंग, तो नेचर या फिर उसके मेथड्स जिससे हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको हम लोग निकालते हैं। हाइड्रोजन को कैटेगराइज किया गया है 3 तरीके से, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। अब इस तीनों को समझ लेते हैं किस तरीके से। देखिए, ग्रे हाइड्रोजन की बात करें तो यह प्रोड्यूस किया जाता है कोल और लिग्नाइट गैसिफिकेशन के द्वारा, जिसमें जो कि ब्लैक एंड ब्राउन कलर का होता है, या फिर एक प्रोसेस जिसको हम लोग कहते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन SMR ऑफ नेचुरल गैस ऑफ मीथेन। मीथेन में जब हम लोग कोल की गैसिफिकेशन या लिग्नाइट की गैसिफिकेशन करके निकालेंगे, तब जो हमें हाइड्रोजन मिलेगा वो ग्रे हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में जाने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम लोग बात करें ब्लू हाइड्रोजन की, तो ब्लू हाइड्रोजन केस में यह प्रोड्यूस होगा आपको नेचुरल गैस या फिर कोल गैसिफिकेशन को कंबाइन करेंगे, किससे, तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज CCS के साथ और कार्बन कैप्चर यूज CCU की टेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन होगा वो रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन के फॉर्म में मिलेगा आपको। अगर हम लोग बात करें ग्रीन हाइड्रोजन की, तो ये प्रोड्यूस होगा आपको इलेक्ट्रोलाइसिस से। इलेक्ट्रोलाइसिस किसका, तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस जो हम लोग नॉर्मली कर रहे थे, ठीक है ना, सूरत वाले कंपनी में, ठीक है ना, विथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। सीधी सी बात है, तो ग्रीन हाइड्रोजन सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें 2020 में इंडिया का हाइड्रोजन डिमांड जो था वो 6 मिलियन टन पर ईयर था, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट जो विज़न है, वाटर विजन 2047। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने एक विज़न रखा है कि इंडिया को डेवलप करना है नेशन बाय 2047। गवर्नमेंट ने एक डेलिब्रेटिंग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है प्रिपरेशन पे, एक एक्शन प्लान पे, एक विजन डॉक्यूमेंट पे, इंडिया एट 47। प्राइम मिनिस्टर ने प्रोक्लेम किया है 5P। अब ये देखिए 5P मंत्रा जो है ना, वो PM मोदी का वो पूछ देगा एग्जाम में, आपको लगेगा ये क्या फालतू सा चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके द्वारा कोट किया गया है, कोई भी चीज़ अनकोट किया गया, कोई भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। कौन कौन सा है, पॉलिटिकल विल, पब्लिक फाइनेंसिंग, पार्टनरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड परसुएशन। किसी भी सस्टेनेबिलिटी के लिए ये 5 जरूरी है, एज पर द आवर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अगर हम लोग कहते हैं कि किसी भी एक्शन को अगर हमें फॉरवर्ड ले जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइज कर रहा है फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, किस चीज़ पे, तो वाटर पे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विजन 2047 हेल्ड किया गया 5-6 जनवरी 2023 को, कहाँ पे, तो भोपाल मध्य प्रदेश में। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या था इस कॉन्फ्रेंस का, तो बेसिकली यह एक डेलिब्रेटेड अटेम्प्ट था वाटर विजन फॉर इंडिया फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर, 25 साल का जो हमारा नेक्स्ट आने वाला है, उसके लिए हम कैसे 2047 तक इस चीज़ को हम लोग इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है ना। और ये बहुत ही लार्जर प्लान है, इंडिया 2047। अब हम लोग बात करते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। बेसिकली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो कैबिनेट अप्रूव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम कहने का क्या मतलब, सेंट्रल इसको स्पॉन्सर करेगी। अप्रूव किया गया था फरवरी 2023 में, अप्रूव किया गया था यूनियन कैबिनेट, जो कि चेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा।
अगर हम लोग किया जाए तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फिनेंशियल ईयर 2022-23 से 25-26 में इसको टारगेट किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को। अगर हम लोग इसकी फिनेंशियल एलोकेशंस की बात कर ले तो 48,000 करोड़ रुपए इसमें फिनेंशियली एलोकेट किए गए हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ना उसको अनाउंस किया गया था फिनांस मिनिस्टर के बजट स्पीच में 2022 वाले में। इसकी की हाइलाइट्स को समझ लेते हैं। यह प्रोग्राम जो है वो इनविजगेज कहने का ये मतलब हुआ कि फ्यूचरिस्टिक मॉडल, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, देयर इज सम पॉसिबिलिटी, जो कि कवर करेगा बॉर्डर विलेजेस को, जो वैसे विलेज जो बॉर्डर पे आते हैं, और नदर्न बॉर्डर हैविंग स्पार्स पॉपुलेशन, जहाँ पे स्पार्स, देखिए स्पार्स करने का मतलब हुआ जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए हर ब्लॉक में कुछ लोग रहते हैं लेकिन कुछ ब्लॉक खाली है, उसको कहते हैं स्पार्सली फिल्ड, नॉट फुली फिल्ड बट स्पार्सली फिल्ड। तो कुछ ऐसे बॉर्डर विलेजेस हैं जो कि फिल्ड नहीं है, जैसे अरुणाचल प्रदेश का कुछ विलेज है जो चाइना या तिब्बत के बॉर्डर के पास है, जहाँ पे रहना थोड़ा हार्श है, ठीक है, तो वहाँ पे स्पार्सली फिल्ड विलेजेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पे कनेक्टिविटी लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, उसको एक तरीके से लेफ्ट आउट हो गया है, वो हमारे कंट्री से एक तरीके से सेपरेट आउट हो चुका है, ठीक है, तो उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, उसको हम लोग वाइब्रेंट विलेज की तरह अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो आउट माइग्रेशन विलेज से बहुत कम होता है। अगर हम लोग बात करेंगे तो उसकी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए इंडिया का जो अभी देखा जाए तो बॉर्डर थ्रेट्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं विलेजेस में, अरुणाचल के। ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं हम उस पर कम ध्यान दिए, कहीं ना कहीं उनको हम लोग आउट स्मार्ट किए, आउट स्टेट किए, उनको हम लोग डिस्कार्ड किए, कहीं ना कहीं हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके नहीं जा पाए। आप यू आर इन 2023, यू नीड टू नो that every point, every inch, every mile of our country matters for us, so we need to work on that. आप किसी चीज़ को वहाँ पे आप कुछ पहुँचा नहीं पा रहे हो और आप कैसे वो कर रहे हो कि कोई और कंट्री उस पर नहीं इन्वॉल्व हो सकेगा, ऐसा नहीं होगा ना। अब देखिए यह जो स्कीम है वाइब्रेंट विलेज स्कीम, इसमें फंड प्रोवाइड किया, देखिए आपको कीवर्ड याद रखना है, वाइब्रेंट विलेज स्कीम, अच्छा ठीक है। जो आउटस्टेटेड विलेज हैं, बॉर्डर विलेज हैं, उनका ध्यान रखना है। इनको कितना रुपये लगाया गया है? 4800 करोड़ रुपया फिनेंशियल एलोकेशन किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग बात करें, यह जो फंड है डेवलपमेंट एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा, क्रिएशन लाइवलीहुड को क्रिएट करेगा, साथ में ही 19 डिस्ट्रिक्ट एंड 46 बॉर्डर ब्लॉक्स, 4 स्टेट्स एंड 182 को, यूटी को जो कि नदर्न लैंड बॉर्डर्स पे है उस पर ये रिनोवेशंस होगा, इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनबिल्ड करेंगे, लाइवलीहुड को जनरेट करेंगे। अगर हम लोग बात करें फर्स्ट फेज में तो 663 विलेज को लिया जाएगा इस प्रोग्राम के तहत। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान जो है ना वो क्रिएट किया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मदद करेगी इसमें उनको ग्राम पंचायत। यहाँ पे 100% सैचुरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्कीम्स विल बी इंश्योर्ड। जो भी स्कीम सेंट्रल और स्टेट वाले लेके आएंगे वो 100% सैचुरेट करेगा सेंटर या गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ तक आने में, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब जो हमारी अगली स्कीम है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इंस्पायर स्कीम के बारे में समझते हैं। 14 सितंबर 2022 को 9th नेशनल लेवल एग्जीबिशन एंड प्रोजेक्ट कंपटीशन, जिसको NLEPC भी कहते हैं, इंस्पायर अवार्ड ये लाया गया। मानक जो कि मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज, यह इनोग्रेट किया गया आपको दिल्ली में, जहाँ पे एग्जिबिट किया गया लगभग 556 स्टूडेंट्स, स्कूल्स बहुत सारे हमारे कंट्री के डिफरेंट स्कूल से लाया गया, उनको डिस्प्ले किया गया। अगर हम लोग इंस्पायर स्कीम के बारे में बात करें तो इंस्पायर जो है वो स्टैंड करता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट्स ऑफ फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। बेसिकली इनोवेशंस एंड रिसर्च पे ये फोकस करता है साइंस के फील्ड में। यह फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, जिसको DST कहते हैं, हालांकि इसको दोस्त पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इंस्पायर का, बेसिकली कम्युनिकेट करना है, यूथ पॉपुलेशन को इन्वॉल्व करना है, हमारे कंट्रीज़ का एक्साइटमेंट क्रिएट करना है कि कैसे वो साइंस के फील्ड में अपने आप को एक्स्ट्रा अटेंटिव बना पाएँ, ठीक है। स्कीम को अप्रूव किया गया था नवंबर 2008 में, यह 11th प्लान था इस स्कीम का। तो इंस्पायर स्कीम रिलेटेड टू इनोवेशन एंड साइंस फॉर द यंगर जनरेशंस, इसको याद कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा ताकि गलती ना हो। अब हम लोग बात करते हैं अपने नई स्कीम के बारे में। यह है आपको PM श्री स्कूल स्कीम के बारे में। 7 सितंबर 2022 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया PM श्री स्कूल, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, याद रखिएगा। PM श्री स्टैंड फॉर, कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ देता है, PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम। PM श्री स्कूल की स्कीम के बारे में जानते हैं। इसको अप्रूव किया गया 7 सितंबर 2022 को। अप्रूव किया गया वो मिनिस्ट्री कौन थी? यूनियन कैबिनेट, जो कि हेड किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है टेस्ट बेड फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NEP, जो कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है
उसमें किस तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन बॉडी जो इम्प्लीमेंट कर रही है चीज़ों को, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रही है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर रही हैं वो, उसके एक तरीके से एक्विंटेंसी को चेक करना, टेस्ट करना, ठीक है। अब इस स्कीम का स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज कंप्लीटली सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये कंप्लीट सेंट्रल स्पॉन्सर करेगी। इसके फर्स्ट फेज में स्कीम में टोटल लगभग 14,500 स्कूल्स जो हमारे पूरे कंट्री के होंगे उसको कन्वर्ट किया जाएगा PM श्री स्कूल के लिए। देखिए अब जो ये गवर्नमेंट है ना वो स्कूल पे फोकस करना स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। दीज स्कूल्स विल बी स्ट्रेंथन, जो 14,500 जो फर्स्ट फेज में स्कूल को चुना जाएगा उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा एकेडमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टेक्नोलॉजिकली, सारे चीज़ को उसको ध्यान रखा जाएगा। इसमें जितने भी कंपोनेंट्स ऐड किए गए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में उसको ऐड किया जाएगा। अब एक बार NEP 2020 को देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में। बेसिकली सितंबर 9, 2022 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो है ना वो वर्चुअली लॉन्च किए हैं प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। अगर हम लोग की हाईलाइट बात करें इस मूवमेंट की तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, जिसको MOHFW भी कहते हैं। ये एक्सेलरेट कर रहा है हमारे कंट्री में किस तरीके से टीबी को एलिमिनेट किया जाएगा, 2025 तक का टारगेट लिया गया है। इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है निक्षय, हिंदी में टीबी को निक्षय पढ़िए या रोग कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं। निक्षय मित्र डोनर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, दो कंपोनेंट इसके तहत प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत। इसमें एडॉप्ट अ टीबी पेशेंट के बारे में बात की जा रही है, मतलब निक्षय जो जिनको टीबी है उनसे दोस्ती करना है, इनिशिएटिव बढ़ाना है, उनसे दूर नहीं भागना। हालांकि ये एयरबॉर्न डिजीज है, एयर के थ्रू फैलती है, लेकिन फिर भी उनसे दोस्ती करनी है, उनसे परहेज नहीं करना है, उनको गलत ढंग से देखना नहीं है। निक्षय मित्रा के बारे में बात करें तो यह प्रोवाइड करेगा एडिशनल सपोर्ट, तो किस चीज़ के लिए, तो जो ट्रीटमेंट हो रहा है टीबी पेशेंट्स के उनके लिए। अगर हम लोग निक्षय पोर्टल की बात कर ले, पोर्टल वेबसाइट आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। पोर्टल क्या होता है? पोर्टल एक यूनिक क्रेडेंशियल आइडियल दिया रहेगा आपको, आईडीएन पासवर्ड, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। वेबसाइट कोई भी विजिट कर सकता है, ठीक है। निक्षय पोर्टल जो है निक्षय मित्रा वो अडॉप्ट करेंगे टीबी पेशेंट्स को थ्रू इसी पोर्टल के अकॉर्डिंग उन करना होगा, ठीक है। ये था हमारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। अब हम लोग बात करते हैं अग्निपथ डिफेंस पॉलिसी रिफॉर्म के बारे में। देखिए बहुत बड़ा इशू हुआ था हमारे इंडिया में अग्निपथ स्कीम को लेकर के। अग्निपथ स्कीम के बारे में थोड़ी छोटी चीज़ जान लेते हैं। 14 जून 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में अनवेल किया था अग्निपथ स्कीम को फॉर रिक्रूटिंग सोल्जर्स अक्रॉस 3 सर्विस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। जो रिक्रूट किए जाएंगे अग्निवीर के थ्रू, उनको जो रिक्रूटमेंट होगा उनमें डिफरेंट जो मोड्स होगा आर्म फोर्सेस में, उसमें इनको डाला जाएगा। अब क्या है अग्निपथ स्कीम के बारे में समझते हैं। अग्निपथ स्कीम जो है लगभग 45,000 से लेकर 50,000 सोल्जर्स को रिक्रूट करेगी हर साल, और साथ में ही ये डिस्चार्ज करेगी कंप्लीशन 4 साल के सर्विस के बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जब 4 साल का जो टेन्योर पूरा होगा सर्विस का, जब इनको डिस्चार्ज किया जाएगा तो इनको सेवानिधि पैकेज पे किया जाएगा जो कि लगभग 11 लाख के आसपास होगा, जो कि इनको इनेबल करेगा सोसाइटी में रिटर्न होकर के फिर से परस्यू कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट किसी भी सेक्टर में, ठीक है। अगर जैसे इनको डिस्चार्ज किया जाएगा सारे जो भी होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं परमानेंट कमीशन पे। लगभग 25% जो होंगे उनको परमानेंट कमीशन ग्रांट किया जाएगा आउट ऑफ 100%, और जो भी बाहर होंगे वो फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं किसी भी सेवानिधि, अपने सेवानिधि पैकेज को यूज करके, या फिर सोसाइटी में परस्यू कर सकते हैं डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट को। अग्निवीर जब डिस्चार्ज होंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी पेंशन या किसी भी ग्रेट्युटी के लिए, क्योंकि पेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है गवर्नमेंट के लिए। साथ में ही अभी एक इशू चल रहा था ना, ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम, इसको तो आप जरूर देखिएगा, मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया है मेरे चैनल पे, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ISP Simplified 2। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपको बताना है। फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैं दो नाम दे रहा हूँ, एक जेम्स प्रिंसप जी का, एक आपको अलेक्जेंडर कनिंगम का। दोनों में से कौन थे ये आपको बताना है। साथ में ये भी बताना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये मैं बता देता हूँ आपको, कोलकाता में है, ठीक है। और उसके साथ मैं बताता हूँ ये कब बना था, 1961 में बना था। एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्गेनाइज किया है 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोजेक्ट मौसम का एट इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली में। अब इसमें क्या आता है इसके एम्बिट में ये समझते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रोजेक्ट मौसम जो है वो हेल्ड किया गया अक्टूबर 7 to 8 2022। थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या था?
तो जलाधि पूरा यात्रा जो कि एक्सप्लोर करेगा कल्चरल लिंकेज इंडियन ओशन रिम कंट्रीज के बीच में। एक होता है ना इंडियन ओशन रिम कंट्री, IORC। एक बार आप गूगल पे जाइएगा, इसको IORC या IOC/UPSC लिखेगा, आपको इसके बारे में डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, इंडियन ओशन से जो टच होती है कंट्रीज, उसको इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में डाला जाता है। अब एक बार इसको कंप्लीट चेक करके इसके बारे में कुछ थोड़ा सा नोट्स बना के रख लीजिएगा, स्निपेट छोटा सा नोट्स बना के रखिएगा, आगे फायदा करेगा। अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट मौसम को, तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कभी भी प्रोजेक्ट मौसम को आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं मारिएगा तो याद रखिएगा। अगर हम लोग प्रोजेक्ट मौसम की बात कर ले तो यह लॉन्च किया गया था 2014 में। 38वां वर्ल्ड हेरिटेज सेशन जो दोहा कतर में हुआ था उसके तहत में प्रोजेक्ट मौसम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट है, और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 के बारे में। यह हेल्ड किया गया 18 से 20 सितंबर 2022 को। कहाँ पे? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। अटेंड किया गया किसके द्वारा? तो टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स के द्वारा। ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें अडॉप्ट क्या किया गया? धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 को अडॉप्ट किया गया। धर्मशाला डिक्लेरेशन अफर्म करता है प्लान को कि इंडिया का पोजीशन एज ए मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन कैसे होगा G20 के टर्म में। 2023 में जो G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया ने ले रखा है उसके तहत में। अगर हम लोग बात करें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है, जैसे स्वदेश दर्शन स्कीम है, यह एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, लॉन्च किया गया 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एक है आपको प्रसाद स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, एग्जाम में मैंने 1-2 बार देख चुका हूँ इसको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था प्रसाद स्कीम ईयर 2014-15 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। फुल फॉर्म प्रसाद क्या है? तो पिलग्रिमेज, रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव था। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये सारी जो स्कीम है आपको टूरिज्म से रिलेटेड है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर लेते हैं, इसको लॉन्च किया गया 2015 में ऑन द ओकेजन ऑफ 140वां बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल। तो याद रखिएगा ये 3 स्कीम आपको एकदम ध्यान रहना चाहिए, कभी मिस्टेक मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कभी मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। कौन कौन सा? स्वदेश दर्शन स्कीम, प्रसाद स्कीम और एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। इसी तरीके से एक भारतमाला स्कीम है जो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। गतिशक्ति स्कीम जो है, गतिशक्ति योजना जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में होनी चाहिए स्निपेट करके। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक आपको है स्वनिर्भर नारी स्कीम। मैंने इससे पहले वाले स्कीम कुछ चीज़ों को स्किप किया है क्योंकि ये चीज़ें स्कीम के तहत नहीं आएंगी, फालतू का इसमें खींचा गया है। स्वनिर्भर नारी स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 19, 2022 को। लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ असम के द्वारा। बेनिफिशियरी जिसके विवर्स ऑफ द स्टेट, जो बुनकर्स होते हैं, हैंड बुनकर्स हो गए, मशीन बुनकर्स हो गए, जो बुनकर्स होते हैं उनको इस स्कीम के तहत फ़ायदा मिलेगा। स्वनिर्भर नारी स्कीम। इसमें जो इन्वॉल्व डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं आपको डायरेक्टरेट ऑफ हैंडलूम एंड टेक्सटाइल असम। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव है तो एम्पावर करना फाइनेंशियली डिसएडवांटेज वुमेन को, बेसिकली जो विवर्स वुमेन्स हैं उनके लिए ये है। ठीक है, अब चलिए हम लोग लास्ट इनिशिएटिव देख लेते हैं, पेशर इनिशिएटिव। यह क्रायोस्फीयर इज अ फ्रोजन वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ सिस्टम। क्रायोस्फीयर जो है एक फ्रोजन वाटर पार्ट है अर्थ के सिस्टम का। इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है। किस चीज़ को अप्रूव किया है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर्स को पेशर कहते हैं इस स्कीम को। अब पेशर स्कीम के तहत क्या होगा? लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, अप्रूव किया गया है मार्च 2022 में। इसकी मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना कि ये इम्प्रूव करेगा हमारा अंडरस्टैंडिंग को पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर सिस्टम को पढ़ने में, स्टडी करने में। साथ में ही स्पेशल इन्फेसाइज करेगा अंटार्कटिका, आर्कटिक एंड ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज को स्टडी करने में। ठीक है, इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो कौन कौन सी है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च को NCPOR भी कहते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। अगर हम इसकी बात करें तो इनिशिएटिव की ड्यूरेशन क्या होगी? तो इस इनिशिएटिव की ड्यूरेशन होगी आपको 2021 से लेकर 2026 तक। तो ये था हमारा कुछ स्कीम्स जो आपको जानने चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, UPSC, BPSC, स्टेट PCS, MPPCS, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो ये आपको इनिशिएटिव कुछ जानने होंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल ISP सिंप्लीफाइड। इस पूरे बुक को मैं करा दूंगा आपको 10 से 15 दिन में। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।